तुम्हारे प्यार में पड़कर जहर मैं खा नहीं सकती, लुटा के घर की इज्जत को मोहब्बत पा नहीं सकती। मैं बेटी हूँ सदा अपने पिता का मान रखती हूँ, मैं बेटी हूँ सदा अपने पिता का मान रखती हूँ। मैं मर सकती हूँ पर रेखा के बाहर जा नहीं सकती। लड़कियों के लिए ज्यादा मोहब्बत जरूरी है या फिर अपने माँ बाप? माँ बाप जरूरी हैं और प्रेम भी जरूरी है। प्रेम का मतलब क्या होता है? दहेज प्रथा की वजह से इतनी सारी लड़कियां जाती हैं, इतनी सारी लड़कियों को जाती है, इतनी सारी लड़कियां दहेज की वजह से आत्महत्या कर लेती हैं, इतने पिता आत्महत्या कर लेते हैं कि वो अपनी बेटी को उस लायक चीजें नहीं दे पाए जो सामने वाले लोग डिमांड कर रहे हैं। क्या ये सही है कि लड़के की अच्छाई, उनकी अच्छी सोच को ना देखते हुए ये देखा जाता है हमारे समाज में कि लड़का कितना कमाता है, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बीघा जमीन है, कितना घर है, गाड़ी है, ये सारी चीजों को देखा जाता है। तो क्या ये सही है? लड़कों को स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करना चाहिए, भगत सिंह जी को फॉलो करना चाहिए, लड़की को किसे फॉलो करना? लड़की को महारानी लक्ष्मीबाई को फॉलो करना चाहिए। वो वाला तेवर आपके अंदर होना चाहिए। पवन सिंह की आवाज मुझे बहुत पसंद है। पवन सिंह जी अच्छा गाते हैं, उनके कंठ में स्वयं माँ सरस्वती का वास है। कल्पना जी बहुत खूबसूरत गाती हैं, उनकी आवाज में माँ सरस्वती की कृपा है। उनके वो माँ सरस्वती की बेटे और बेटियां हैं दोनों। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एज न्यूज। दोस्तों, अभी हमारे साथ एक ऐसी कवयित्री हैं जिनके तारीफे सम्मान में हम जितने भी शब्दों का इस्तेमाल कर लें वो भी कम पड़ जाएंगे और इनसे बेहतर हम बोल नहीं सकते हैं। इसलिए बिना कुछ बोले ही इनका स्वागत करते हैं, आप सबसे रूबरू करवाते हैं भावना द्विवेदी जी से। बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? नमस्ते, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि देवरिया के एक छोटे से गांव से एक लड़की निकलती है और पूरे देश दुनिया में अपनी पहचान बनाती है और घर परिवार, अपने जिले, अपने शहर का नाम रोशन करती है। कैसा अनुभव रहा और कितना खुशी महसूस होती है, बताना चाहेंगे? मैं ये शब्द मतलब कहते हैं, अभी आपने कहा कि मैं साहित्यकार हूँ, कवि हूँ, तो मेरे सामने क्या है बोले। लेकिन जब ऐसी बातें होती है ना, ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं आप जैसे लोगों के द्वारा, देखिए कितना चमक रहे हैं आप, इतना खुश हो रहे हैं। लेकिन जब ऐसे सवाल आते हैं ना हमारे पास, तो हम लोग वो अनुभव बहुत अच्छे से बता नहीं पाते, क्योंकि जब आप एक समय, एक जो पीछे चीजें छूट गई और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाते हो, तो आपको वो समय और ये समय याद करके बड़ी खुशी होती है कि हम तब क्या थे, अब क्या हैं। और रही बात मेरे शुरुआत की, तो ये सच है, मैं एक छोटे से गांव से निकल के आती हूँ। मैं देवराहा बाबा की पावन धरती देवरिया से हूँ और देवरिया के पास एक छोटा सा गांव है और मेरे गांव का नाम भी बहुत खूबसूरत है, चंपापुर। तो मैं वहां से आती हूँ, इतने प्यारे से गांव से आती हूँ। और मेरी जो शुरुआत रही है, अभी आपने शुरुआत की बात की, तो मैं एक बहुत ही साधारण से परिवार से हूँ। मेरे परिवार में लगभग सभी के सभी जो है वो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जी। और मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि आगे ऐसी ही होंगी, क्योंकि जब आपके माता पिता शिक्षक होते हैं तो आपको वैसी ही परवरिश देते हैं और वो यही चाहते हैं कि आप भी शिक्षा के क्षेत्र में ही जाएं, आप भी शिक्षक बने। लेकिन मैं, पता नहीं ईश्वर की कृपा क्या थी क्या नहीं थी, मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आता कि मैं कैसे अचानक से इस लाइन में आ गई, इस प्रोफेशन में आ गई। और कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य, कवि होना सौभाग्य। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक साहित्यकार हूँ, मैं एक कवयित्री हूँ। लेकिन जो समय था आज से 6 साल पहले जब मैंने शुरुआत की, तो दिक्कतें सबको होती हैं, सबको परेशानियां होती हैं, क्योंकि ये गांव से निकल करके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पे एक लड़की होने पे। लेकिन मेरे साथ बहुत ऐसी कोई परेशानियां कभी रही नहीं है और सबका मुझे सपोर्ट मिला है। मुझे मेरे गांव वाले इतना प्यार करते हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमेशा से। और फैमिली की बात है तो हाँ, थोड़े से पिताजी सख्त रहे हैं शुरू से हमारे साथ, लाते मुक्का कुटाया भी हम लोग ढंग से। अब आप तो अपने बिहार से, तो आपको भी पता होगा कि पिताजी लोग कैसे ट्रीट करते हैं हम लोगों को। तो वो शुरुआत से ऐसा रहा है कि पिताजी थोड़े सख्त रहे हैं, बहुत शक्ति से पेश आए हैं हमारे साथ। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है।
उन्होंने हमेशा मुझे आगे ही बढ़ाया है, कभी पीछे खींचने की कोशिश नहीं की उन्होंने हमेशा से यही चाहा कि बिटिया हमारी जाए। मैंने जो करना चाहा वो उन्होंने मुझे करने दिया। और जब प्रोग्राम्स होते थे, मेरे चाचा जो हैं वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, और मेरे चाचा जी ने मुझे बचपन से ही, मेरे चाचा ये चाहते थे कि इंडिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर हो, ये स्वयं को सारी चीजें करने की काबिलियत रखे, और वो मुझे प्रोग्राम्स में लेके जाते थे हमेशा। मेरे चाचा ने शुरू से मुझे बहुत सपोर्ट किया। उस समय आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं थी, उनकी भी हमारी भी सबकी नहीं थी, लेकिन उस समय में भी वो अपना काम छोड़ के मेरे साथ जाते थे प्रोग्राम्स में। और मेरी माँ, पता नहीं ईश्वर की कृपा है, आज उन्हीं की देन है, माता जी की ही देन है कि आप मेरे साथ बैठे हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें रही हैं, बहुत पीछे छूट गई, बहुत चीजें याद भी नहीं करना चाहती हूँ मैं, लेकिन होती है, एक लड़की हूँ तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती ही हैं। थोड़ा सा ये भी लोगों के मन में आ जाता है कि जा के मंचों पे गा रही है, बजा रही है, लेकिन उनको नहीं पता कि मुझे कितनी खुशी मिलती है इस चीज से। और जब आपका परिवार साथ हो, मेरे पिताजी हैं, मैंने अभी कहा, मेरी दादी मुझे बहुत मानती हैं, और मैंने मेरे परिवार में मेरी दादी से मैंने मर्यादित आचरण सीखा है, मैंने मेरे पिता से अनुशासन सीखा है। मेरे पिताजी ने हम लोग को जिस डिसिप्लिन के साथ रखा है ना, वो अनुशासन मैंने मेरे पिता से सीखा, और यही कारण है कि वो मेरे रोल मॉडल है। मैंने मेरे पिता के अलावा और किसी को अपना आदर्श नहीं माना। मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने के बच्चों को शिक्षित किया है, जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में उनका अच्छा नाम है, लोग उनका सम्मान करते हैं, वो जिस सम्मान को प्राप्त कर चुके हैं आज के समय में, मैं उसमें थोड़ा भी मेरा कुछ, मैं अपने आप को बना नहीं पाई उनके आगे। तो मेरे मन में हमेशा रहता कि मैं मेरे पिता की तरह रहूं। तो मैंने मेरे पिता से अनुशासन सीखा है, मैंने मेरी माँ से कम में भी गुजारा करना सीखा है कि संतोष क्या होता है, क्योंकि मेरी माँ ऐसी है कि बचपन से मुझे कभी किसी चीज की उन्होंने कमी नहीं की, कभी कोई कमी नहीं की, हमेशा से किया है मेरे लिए, अपनी चीजें काट के मेरे लिए किया है उन्होंने, हमेशा दिया है। बहुत माँ की चीजों को तो खैर मैं बहुत बोल भी नहीं सकती, बखान हो ही नहीं सकता है, नहीं बोल सकती। और ये चीजें जब आती हैं तो मैं बहुत इमोशनल भी हो जाती हूँ, उनकी वो समय याद करके कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितना अपने जीवन में झेला है, और उसके बाद जाकर के हम लोगों के लिए भी कितना किया है। हमेशा से अपनी चीजें काट के हमारे लिए करती थी। तो मैंने मेरी माँ से ना कम में भी गुजारा करना सीखा है। मैंने मेरे चाचा चाची से ना कर्मठ बनना सीखा है, निष्ठावान बनना सीखा है कि कर्मठ ही बनो, आप कर्म करो और फल मिलेगा, बहुत खूबसूरत मिलेगा। ये मैंने मेरे चाचा चाची से सीखा है। मेरे 3 छोटे भाई हैं, कुशल, कृष्णा और अस्तित्व। उन तीनों बच्चों के साथ रह करके ना मैंने मेरा बचपना जीना सीखा है। उन बच्चों ने मुझे ये सिखाया कि बड़े होकर के भी आपके अंदर वो बचपने की भावना जिंदा रहनी चाहिए। तो जब आपके साथ ऐसा परिवार हो तो कौन आपको रोक सकता है, सभी आपको आगे बढ़ाने वाले ही हैं। तो मेरा पूरा परिवार मुझे इतना प्रेम करता है कि मैं निशब्द हूँ, और आज जो भी हूँ उनकी देन हूँ। उन्होंने इतना मुझे वो प्रोत्साहित किया कि मैं आज जो भी हूँ आपके बीच में हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। और जहां तक मैंने सुना है जी, कि कवि हो या फिर कवियत्री हो, जो भी हो, उनका लिखने का सफर दिल टूटने से होता है। जी हाँ, शायद आपने भी सुना होगा, बहुत सारे चर्चे होते ही रहते हैं। तो आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ? नहीं, देखिए मेरे जीवन में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, मैं सच बताऊं। और मैं आपको बताती हूँ, मैं जब 9th में पढ़ती थी ना, तो मेरे स्कूल में एक टीचर थी। तो उन्होंने ना मुझे मैं नाम तो मतलब लेना नहीं चाहती, हालांकि मेरी इच्छा भी बड़ी है कि मैं उनका नाम लूं। नाम ले लीजिए। तो मेरी एक टीचर थी संगीता जी। तो वो ना, मैं जब क्लास में पढ़ती थी तो वो आई अचानक से, और मैं उस समय माथे पे, हमेशा से मेरे माथे पे टीका रहा है, चंदन का तिलक मैं लगाती थी हमेशा से। तो वो आए और उन्होंने जब ड्रेस वेस यूनिफॉर्म चेक किया तो उन्होंने मेरा तिलक ऐसे मिटा दिया पूरा। तो मुझे बड़ा बुरा लगा ये चीज की, और उन्होंने बहुत डांटा मुझे बड़ा बुरा लगा। मुझे लगा यार मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी ना कि ये औरत मेरे पीछे पीछे आएगी। ये औरत वक्त हम बताए बहुत निक से, ये मैडम के तो हम बताए, एक वाला फील नहीं तक बताए में मैडम के। अपने यूपी ठेठ देहाती लोग हैं हम लोग, देशी लोग हैं, तो ऐसा रहा शुरू से। तो फिर यहाँ से एक थोड़ा सा ना मन में आई, और मैं अपनी बातें जब आप किसी से कह नहीं पाते हो ना, तो आप उसको एक कोरे कागज पे अपनी भावनाएं लिखने लगते हो, और वही भावनाएं धीरे धीरे कविता का रूप लेने लगती हैं। ऐसा ही रहा। बाकी मुझे पता है आपने वो लाइन सुनी होगी मेरी,
वो तेरा छोड़ के जाना मुझे अब याद नहीं है, वो तेरा छोड़ के जाना मुझे अब याद नहीं है, लौट के देख ले दुनिया मेरी बर्बाद नहीं है। तो ये सोच के आपको लगा होगा ये जो भी सुनते हैं ना उनको ये लगता है कि बेचारी का किसी ने बहुत बुरा दिल तोड़ा तो है। क्या ये कवि की लेकिन कल्पना हम समझे या फिर जीवन का अनुभव समझे? अनुभव समझिए आप जीवन का, कि जब दोस्त वोस्त होते हैं वो लोग आके बताते हैं ना कि भाई देखो यार मेरा ऐसा हो गया, फलाने ने छोड़ दिया, ढिमकाने ने छोड़ दिया। तो जब आप सुनते रहते हैं, क्योंकि कवि वही होता है जो एक एक चीजों को अनुभव करता है और अपने अंदर उसको पूरा फील करके और फिर उसको लिखना शुरू करता है। तो मेरे स्वभाव में है ये कि मैं जो भी चीजें देखती हूँ या सुनती हूँ, समझती हूँ, उनको लिखने की कोशिश करती हूँ मैं। तो बस वही मैंने भाव लिखे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके मम्मी पापा क्या चाहते थे? क्या आपने बचपन से यही सोचा था या फिर बचपन में कुछ और अभी कुछ और? नहीं, मेरे माँ बाप मुझे इस प्रोफेशन में कभी देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि इतनी बुरी भी नहीं थी मैं पढ़ाई में, ठीक ठाक थी। मैथ्स छोड़ के बाकी सब आता था। मैथ्स में तो आज भी मेरी ये कंडीशन है कि आप मुझे कहें 20, 25, 30 जोड़ो तो मैं ऐसे उंगली पे काउंट करूंगी। पहले 20 से 25 जोड़ूंगी, और वो भी नहीं कि ऐसा 20, 20, 40 और 5, 25 ऐसे। देखो फिर कंफ्यूज हो गई, 20, 20, 40 और 5 कितना होता है? 45। हाँ देखो, तो नहीं होता। बहुत वीक रही हूँ मैं मैथ में, लेकिन इंग्लिश अच्छी थी, पढ़ने में ठीक ठाक रही हूँ। तो उन लोगों को ये लगता था कि टीचर बनूंगी मैं भी, मतलब किसी न किसी सरकारी नौकरी में। जब मेरा भाई भी गवर्नमेंट जॉब में, मेरे बड़े पापा गवर्नमेंट जॉब में रहे, मेरे माँ बाप सभी सरकारी वाले लोग रहे हैं शुरू से, सबको ये रहा है कि ये भी गवर्नमेंट जॉब में जाए। तो इसलिए शायद पिताजी थोड़ा शुरू में नाराज मुझसे रहते थे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कि रोका है, अगर कभी परमिशन नहीं दी तो कभी रोका भी नहीं, उन्होंने कभी मना भी नहीं की इस चीज के लिए। वो भी लेके गए मुझे, बहुत सारे प्रोग्राम्स में वो भी लेके गए हैं मुझे, कविताएं लिखने में मदद भी उन्होंने किया, वो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उनसे भी मुझे हेल्प मिली है कई बार, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था। वो आज भी हैरान हो जाते हैं देख के कि मतलब ये क्या करती रहती है। उनको ये भी आता है कभी कभी कि करती क्या है, पूरा घर इसने अवार्ड से भर दिया लेकिन ये करती क्या है। उनको ये लगता है कि मेरे साथ प्रोग्राम्स में, अच्छा भावना जी के पिताजी हैं, हाँ जी, लेकिन करती क्या है। तो ये उनके सवाल रहते ही हमेशा। तो वो चाहते थे कि शिक्षक बनूं, लेकिन मैं वो पूरा नहीं कर पाई, और मेरे अंदर ये मलाल रहता है। वैसे भी यूपी बिहार में सरकारी नौकरी का क्रेज बहुत क्रेज है। मेरा भाई, उसकी अलग डिमांड है आजकल। अच्छा, सरकारी नौकरी वालों को दहेज भी जम जम के मिलते हैं खूब। तो अलग ही डिमांड है हमारी तरफ, तो सरकारी नौकरी का अलग ही क्रेज है। तो मेरे पिताजी को भी ये था कि कुछ बढ़िया कर ले बिटिया। अच्छा, बिटिया निकल गई हाथ से। अच्छा, एक लड़की होने के नाते आप दहेज प्रथा को बहुत गलत मानती हूँ मैं। बहुत ही ज्यादा गलत है ये, क्योंकि एक माँ बाप कितने सलीके से अपनी बिटिया को पोस्ट के बड़ा करते हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये लड़की, मैं अभी भी कोई वीडियोस वगैरह किसी के विदाई के देख लूँ सामने तो मुझे रोना आ जाता है। मुझे मेरा समय याद आने लगता है कि मैं जाऊंगी तो मैं कैसे जाऊंगी। तो वो लड़के वालों को ये सोचना चाहिए, आज के समाज में लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक लड़की अपना घर परिवार, जिस घर में वो पली बड़ी है, आज इस योग्य हो गई कि उसका विवाह हो रहा है, उस अवस्था में आ गई कि उसका विवाह हो रहा है, और ऐसे में एक लड़की सब कुछ छोड़ करके आपके साथ बिना कुछ किसी स्वार्थ के, बिना आपको जाने, बिना आपके परिवार को जाने अपनाने की कोशिश करती है, आपके परिवार में आती है, और ऊपर से आप डिमांड करते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, 50 लाख 60 लाख दहेज चाहिए, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी। आपको ये सोचना चाहिए कि उस पिता से जितना बन पा रहा है वो कर दे रहा है, उसके बावजूद उसके आने पे भी तुम ये वाला अच्छा ब्रांडेड नहीं लेके आई, तुमने एसी ब्रांडेड नहीं लेके आई, तुम्हारे दहेज में इतने पैसे उन्होंने अभी तक नहीं दिए, तुमने चेन बोला था, तुमने अंगूठी दी है, चेन क्यों नहीं दिया। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत कष्ट होता है लड़कियों की इस स्थिति को देख करके, और फील भी होता है कि यार हमें भी छोड़ करके एक दिन अपने परिवार को जाना है। आपके परिवार को आकर के हम अपना लेते हैं, आपके माँ को माँ जैसा प्रेम करते हैं, आपके पिता को प्रेम करते हैं, आपके भाई को भाई जैसा दर्जा देते हैं, इसके बावजूद वो माँ जिस तरीके से अपनी बेटी को मानती है ना, वो एक बहू को नहीं मानती। ये फैक्ट रहा है कि एक सास, इतनी सारी फिल्में बन गई कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे बहुत कष्ट होता है समाज के इस पहलू को देख करके कि दहेज प्रथा की वजह से इतनी सारी लड़कियां जल जाती हैं, इतनी सारी लड़कियों को जला दी जाती है, इतनी सारी लड़कियां दहेज की वजह से आत्महत्या कर लेती हैं, इतने पिता आत्महत्या कर लेते हैं कि वो अपनी बेटी को उस
लायक चीजें नहीं दे पाए जो सामने वाले लोग डिमांड कर रहे हैं। आपको इसी में खुश रहना चाहिए कि आपके घर में एक लक्ष्मी आ रही है, एक ब्याह करके एक बिटिया अपने परिवार को छोड़ करके आपके परिवार को अपना रही है। गलत है ये चीजें। जैसा कि आपने कहा कि दहेज प्रथा गलत है, तो क्या ये सही है कि लड़के की अच्छाई, उनकी अच्छी सोच को ना देखते हुए ये देखा जाता है हमारे समाज में कि लड़का कितना कमाता है, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बीघा जमीन है, कितना घर है, गाड़ी है, ये सारी चीजों को देखा जाता है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। देखिए, आप अगर लव मैरिज शादियां होती हैं जो, तो उसमें लड़की थोड़ी देखने जाती है कि तुम्हारे पास कितना है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हर जगह यही देखा जाता है कि लड़का ठीक ठाक है कि नहीं है। थोड़ी बहुत मशक्कतें होती हैं, तकलीफें होती हैं, लेकिन लड़की अपने परिवार को मना ही लेती है शादी ब्याह के लिए। भले लड़का थोड़ा सा अगर नहीं है, बहुत पीछे का बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं है, तो भी ऐसा नहीं कि अगर लड़की प्रेम कर रही है तो छोड़ देती है, नहीं छोड़ती है, फिर भी शादी करती है। 99% तो शादियां होती है, 1% हट जाते होंगे, वो अलग चीजें। नहीं, 1% होता है, नहीं, 99% मैं ये बात नहीं मानती। मेरा जो अनुभव रहा है, जो मैंने देखा है कि मुझसे जुड़े जितने लोगों को मैंने देखा है, मेरी एक दोस्त है, वो बहुत अच्छे पोस्ट पे है, गवर्नमेंट जॉब में, वो भी, लेकिन वो लड़का कुछ नहीं करता, पर वो लड़की उसके साथ आज भी शादी करके खुश है। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाँ, हमारे समाज की एक कुंठित मानसिकता जो पुरानी रही है, वो ऐसा समय रहा है कि हम आज भी उतने विकसित नहीं हो पाए। हम धीरे धीरे चीजें करके आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले बेटियों को कम माना जाता था, आज समाज में बेटियों को वो स्थान दिया गया कि वो कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं। लेकिन फिर भी हमारे घर में जो बुजुर्ग है ना, वो आज भी कह देते हैं लड़की हो, थोड़ा संभल के जाना। मैं भी ये लाइन अभी भी सुनती हूँ। आज मैं 6 सालों से घर के बाहर घूम रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं भी ये लाइन सुनती हूँ मेरी दादी से। माँ बाप नहीं कहते, लेकिन दादी ये बात कहती हैं कि लड़की हो, बचा के रहना, ऐसे करके रहना, वैसे करके रहना। तो ये मानसिकता जाते जाएगी। इतना आसान नहीं है समाज को परिवर्तित कर देना। अच्छा, आपने दहेज पे जो बात कही, तो दहेज ज्यादा कहाँ लगता है, ये बताइए? जहाँ वहां लगता है जहाँ नौकरी वोकरी अच्छी हो, पैसे रुपए बढ़िया हो। हाँ, तो लड़की के घर वालों की भी तो ये मानसिकता होनी चाहिए कि हम अपनी बराबरी में शादी करें। देखिए, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी बिटिया की शादी अच्छे घर में हो, और भले वो अपने आप को बेच दें, अपना सब। बहुत सारे पिता होते हैं जो खेत बेच करके अपनी बेटी की शादी करते हैं। लेकिन ये होता है कि धीरे धीरे इंसान, अब ये लगता है कि भाई हमारी बेटी, अब मेरे पिता अगर मेरी शादी करे तो ये तो नहीं सोचेंगे ना कि मैं किसी नॉर्मल इंसान, वो भी ये सोचेंगे कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए, कोई बढ़िया नौकरी वाला हो, पैसे रुपए वाला, धन संपत्ति वाला हो। तो हर कोई चाहता है कि उसकी बेटी अच्छे घर में जाए। तो ये तो कहीं से भी गलत है। तो फिर लड़की के पिता तो अपनी तकलीफों का कारण खुद बनता है, ये हम कह सकते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं है कि अब लड़की के पिता, मैंने कहा ना, हर पिता की इच्छा होती है कि वो करे बढ़िया शादी, और होती हैं चीजें, डिमांड पूरी होती है। लेकिन आपको भी समझना चाहिए ना, सामने वाले को भी। कहते हैं बड़े होकर के बड़े होना बहुत बड़ी बात है, तो बड़े होकर के जो लोग बड़े होते हैं ना, उनको सच में बड़े में ही आका जाता है। तो आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि आप बड़े हैं तो भी आप सामने वाले को उस तरीके से प्रेम दें, उस तरीके से ट्रीट करें कि वो आपको वो सम्मान, वो जीवन भर बरकरार रहे। इंसान कहता है कि लड़की की शादी अपने से 4 गुना ज्यादा में करो, और अपने घर की बहू अपने से 3-4 गुना नीचे से लेके आओ। क्योंकि ये जो हमारा रहा है यूपी बिहार में, कि आप, मतलब मेरे घर में खुद अभी मेरे भाई की शादी की बात चले, तो हमने देखा लड़की हमसे बहुत नीचे रही हो, जो क्योंकि वो उन चीजों को फील करके आती है, फेस करके आती है कि ऐसा है समाज, ऐसी चीजें रही हो, अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा के आई होती है, वो जमीन से उठ करके आई होती है, तो वो आपके परिवार को भी उतना ही महत्व देती है। तो इसलिए लोग चाहते हैं, अब ये मत सोचिए फिर हम कहाँ जाएंगे। हमको तो ये भी चिंता हुई फिर हम कहाँ जाएंगे। अच्छी बात है। तेरे प्यार में पड़कर मैं जहर खा नहीं सकती, और लुटा के घर की इज्जत को मोहब्बत पा नहीं सकती। आपका ये लाइन बहुत वायरल हुआ है, और पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद आया है। और खास करके जो अपने संस्कार और संस्कृति को लेकर लड़की वो चलती है, तो उसे ये लाइन बहुत पसंद आया होगा। और जब आप साथ है तो हम चाहेंगे कि 4 पंक्तियां हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए। जी बिल्कुल, मैं ये मेरी फेवरेट है लाइन्स। और जब मैं घर से मंच तक के सफर को तय करती हूँ ना, तो मैं इन संस्कारों के साथ आगे बढ़ती हूँ कि मेरे संस्कार ऐसे होने चाहिए कि कभी मेरे माँ बाप का सर न झुके। और आज तक मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, ना जीवन में कभी ऐसा कुछ करूंगी कि मेरी माँ के मुंह से ये निकले कि तुमने ये गलत किया। कभी नहीं, आज तक मैंने शब्द नहीं सुने, क्योंकि मैं इन 4 पंक्तियों को मैंने केवल लिखा नहीं है, मैं इन चीजों को, इन 4 पंक्तियों को मैं
जीवंत रूप से जीती हूँ। मैं इन पंक्तियों को फील करती हूँ, इस पे इनका अनुसरण करती हूँ मैं। तो इसलिए ये मेरे जीवन की सबसे अनमोल पंक्तियां रही हैं। तुम्हारे प्यार में पड़कर जहर मैं खा नहीं सकती, लुटा के घर की इज्जत को मोहब्बत पा नहीं सकती। मैं बेटी हूँ सदा अपने पिता का मान रखती हूँ। मैं बेटी हूँ सदा अपने पिता का मान रखती हूँ। मैं मर सकती हूँ पर रेखा के बाहर जा नहीं सकती। क्या खूब कहा आपने, और बहुत ही प्यारा लाइन है और एक अच्छा मैसेज देने का, जो कि अभी जो प्यार मोहब्बत का सिलसिला चल रहा है। आपसे ये सवाल रहेगा कि लड़कियों के लिए खास करके आप भी महसूस करती होंगी कि लड़कियों के लिए ज्यादा मोहब्बत जरूरी है या फिर अपने माँ बाप? माँ बाप जरूरी हैं और प्रेम भी जरूरी है। जब आप समाज में निकलते हो, ये लड़कियों की नहीं, मैं आपकी भी बात कर रही हूँ कि जब आप ऐसे घूम घूम के सारे काम करते हो। लेकिन लड़कों के लिए कंफर्टेबल हो जाता है, मतलब कि आप भी देखते हैं कि समाज में लड़का को उस तरह से नहीं देखा जाता है जिस तरह से लड़की को देखा जाता है। तो लड़की क्या सोचती है? देखिए, लड़कियां जब घर से निकलती हैं ना, तो 10 तरीके की बातें होती हैं, 10 तरीके के मुंह खुलते हैं लोगों के। और सबसे आसान होता है एक लड़की के चरित्र पर उंगली उठाना, सबसे आसान चीजें हैं ये समाज के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप सारी चीजें सारे समाज से लड़ करके जाते हो और अकेले में बैठते हो ना, उस वक्त आपके पास एक कंधा होना बहुत जरूरी है, जिसके कंधे पे सर रख के आप सो सको, रो सको, बता सको अपनी बातें। तो प्रेम भी आपके जीवन में उतना ही आवश्यक है। लेकिन हाँ, माँ बाप की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। वो यहाँ है और आपकी मोहब्बत यहाँ होनी चाहिए, फिर आपका जीवन सार्थक है, सफल है। लेकिन हाँ, अब उन जो माँ बाप हैं उनकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, एक तरफ प्रेम भी होना बहुत आवश्यक है आपके जीवन में। क्या माँ बाप भगवान होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अभी महाकुंभ में आपने शायद अगर सोशल मीडिया पे थोड़ा सा क्लिप देखा हुआ कि IITN बाबा करके एक मशहूर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि माँ बाप भगवान नहीं होते हैं। आप कैसे देखते हैं इन सब बातों को? अब उनके युवावस्था की तस्वीरें भी कुछ वायरल हो रही हैं, वो भी आपको देखनी चाहिए। जब पिता की देन थी तो अच्छा खासा ऐश कर रहे थे वो। अब भगवान जाने उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि फिर वो सारी चीजों से निकल के बाबा बन के घूमते फिर रहे हैं। तो ठीक है, उनका व्यक्तित्व है अपना, जो भी है, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम नहीं जानते। और इंसान किस चीज को फील कर रहा है, किस समय उसके साथ कौन सी दुर्घटना घटी है, या वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, ये हम नहीं जानते हैं। मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, ये आप मेरे साथ अभी बैठे, लेकिन आप नहीं जानते हैं चीजें। तो ऐसा ही उनका कुछ रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा बड़ा स्टेटमेंट दिया हो। मेरे साथ तो ऐसा नहीं। मैं मानती हूँ माँ बाप भगवान हैं, उनको भगवान की जगह पर ही रखा जा सकता है, क्योंकि ईश्वर को क्या कहा जाता है कि सृष्टि के कर्ता धर्ता ईश्वर है। तो हमारे भी तो कर्ता धर्ता हमारे माँ बाप ही हैं, हमें भी तो उन्होंने बनाया है। तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि माँ बाप भगवान नहीं है? भाई, हम भी उन्हीं की देन है। इस सृष्टि के सृजन का दायित्व यदि ब्रह्मा जी के बाद किसी को दिया गया तो एक स्त्री को दिया गया, और वो स्त्री मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है। तो मैं कैसे ना कहूँ कि वो ईश्वर नहीं है। वाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी। जैसा कि आपने कहा कि जितना माँ बाप जरूरी है उतना मोहब्बत भी जरूरी है, तो आपके अनुसार मोहब्बत में सबसे ज्यादा ईमानदार कौन होता है, लड़का या लड़की? ये तो आपकी व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है कि आपका स्वभाव कैसा, आपका व्यक्तित्व कैसा है। आपने अनुभव किया दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। ज्यादा की हम बात कर रहे हैं लड़की। आप लड़की हैं इसलिए बोल रही हैं कि लड़की? नहीं, ऐसा नहीं है। लड़कियां होती हैं, ईमानदार होती हैं, लड़कियां भी होती हैं। नहीं होती हैं, लड़कियां भी होती हैं। आपने कितने तो फिर आपके कितने कटे हैं ये बताइए। मेरा नहीं कटा है। जैसा कि आपने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं रहा प्रेम रेम, लेकिन आप लिखे हैं कि नहीं, उस बात की चर्चा करते हैं कि नहीं? लिखा है। तो वही जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, जो सदियों से फिल्में बनती आ रही है कि लड़कियां मोहब्बत में ईमानदार नहीं होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लड़कों पे भी तो ऐसी चीजें आती है, लड़के भी तो छोड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, लड़के भी छोड़ जाते हैं, ऐसा नहीं। कितने केसेस आपने देखे हैं? देखे हैं, सही बात है, नहीं देखे हैं।
बात तो सही है कि नहीं नहीं देखे देखे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि केवल लड़के ही ऐसा कर, केवल लड़के ही प्रेम करते, लड़कियां भी उतना ही करती हैं। वो भी एक स्त्री जब प्रेम करती है ना, तो वो रति का वो सौंदर्य रूप धारण करती है जिसकी कल्पना हर पुरुष करता है। मैंने एक बार लिखा था कि ना मैं सीता बनूं ना ही राधा बनूं, मीरा बनकर न पीड़ा मैं साझा करूं, और रुक्मिणी सा बना लो मुझे संगिनी, अपने प्रियतम के दुख को मैं आधा करूं। तो आप रुक्मिणी बनाओ, राधा बनाने का सोचोगे तो कहाँ फिर प्रेम आपको मिलेगा। आप रुक्मिणी बनाओ, उससे विवाह करो, फिर देखो वो रुक्मिणी जैसा प्रेम करती है आपसे। प्रेम का मतलब क्या होता है? निस्वार्थ भाव से किसी को, निस्वार्थ भाव से किसी पे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना प्रेम होता है। सब कुछ लुटा देना। अभी जो प्रेम की कहानी चल रही है उसे आप कैसे देखती हैं? क्या ये प्रेम है जो सोशल मीडिया पे दिखता है आपको? नहीं, ये प्रेम नहीं है। प्रेम ऐसा नहीं होता। प्रेम किसी दिखावे का मोहताज नहीं होता। प्रेम में जब आप होते हो तो आपको चीजें इतना याद ही नहीं रहता कि आप किसी को ये पोस्ट करो, दिखाओ, ये चीजें नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम प्रमाण नहीं मांगता कभी। प्रेम खुद प्रमाण है। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप इतनी दिखती हैं और जैसा कि आपने बताया कि देवरिया से आती हैं, तो एक हमारे यूपी बिहार का क्या माहौल है आप भी जानती हैं बखूबी, गांव से अगर तो एक लड़की होकर जब इतना आगे निकलती है और अकेले घूमती है और काम करती है और एक अलग अपना नाम बनाती है, तो कहीं ना कहीं गांव में बहुत प्रेशर आता है माँ बाप के ऊपर कि चार लोग कुछ कहते हैं, चार लोग कुछ कहते हैं। तो कभी कभी माँ बाप इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि कहते हैं बच्चों को कि छोड़ो यार, हटाओ, मत करो यार, ये चीजें खराब हो रही हैं। तो आपके साथ क्या रहा है? ये ना, ऐसा करने पे ये जो पिता को या माँ बाप को प्रेशर करते हैं लोग कि ऐसा मत करो, बेटी को ऐसे रोको, ये सब पता ज्यादातर आपके रिश्तेदार करते हैं। जो आपके रिश्तेदार होते हैं, खास तौर पे ये उन्हीं लोगों का काम होता है। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे कभी कहा ही नहीं कि तुम ये मत करो, कभी नहीं रोका, क्योंकि मेरे रिश्तेदार ही ऐसे नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मेरे रिश्तेदार ऐसे नहीं है, सारे अच्छे हैं। मेरे मामा का परिवार है, वो लोग भी मुझे बहुत मानते हैं। मेरे बुआ के घर में भी लोग हैं, तो सभी मुझे बहुत। मैं जब देवरिया जाती हूँ, मैं आधे से ज्यादा टाइम तो अपने मामा के वहां रहती हूँ। मैं सबसे ज्यादा टाइम वहां बिताती हूँ। भाभी लोग हैं, बहनें हैं। मेरी छोटी बहन है, वो तो मुझे सिखाती है कि तुम ऐसे मेकअप करना, तुम ऐसे कपड़े पहनना। वो मुझे एक एक चीजें बताती है। मेरी बड़ी बहन है पिंकी दीदी, वो भी मुझे बताती है। मेरी छोटी बहन है पल्लवी, वो तो मतलब सारी चीजें एक एक लाइनअप करके देती है कि तुम अब यहाँ, मैं अभी सीसीएल में हूँ अभी, तो यहाँ पे भी ऐसा होता है ना कि वो मुझे बता के भेजेगी कि तुम ये वाले स्टैम्प पहनना, इसके साथ ये वॉच पहनना, ये जूते पहनना, ये चीजें, तो वो सब मुझे बताती है। तो शुरू से ऐसा कुछ रहा ही नहीं है कभी कि सभी प्रेम करते, सब खुश होते हैं मेरी कामयाबी से कि अच्छा अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है। और यही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं सच में बहुत अच्छा करूँ, क्योंकि आप तब तक सफल नहीं होते ना जब तक आपको अपना परिचय देना पड़ता है। जब सामने वाला देख करके ये कह कर ये भावना है, उस दिन आप सफल होते हो। तो मेरी सफलता तब होगी कि जब मुझे पूरी दुनिया पहचाने। आपने कहा रिश्तेदार की बातें, तो चलिए रिश्तेदार आपके अच्छे हैं, जो गांव वाले होते हैं आस पड़ोसी जिसे? नहीं, मेरे गांव वाले लोग, मैंने कहा मेरे गांव का नाम इतना प्यारा है चंपापुर, तो वो गांव वाले लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत खुश रहते हैं कि जैसे होता गांव में, अरे भावना भाई नहीं आयल बनी, ऐसा वो इतना प्यारा टोन हो जाता ना, एकदम भोजपुरी वाले लोग, हम लोग ठेठ देहाती लोग हैं, तो वो एक इतना प्यारे लोग हैं सभी गांव वाले कि वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। वहां की लड़कियां जो है वो भी प्यार करती हैं, सभी सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं मुझे, सब खुश होते हैं मेरी कामयाबी से, मेरी चीजें शेयर करते हैं। मैं कुछ बढ़िया करूं, वो लोग शेयर भी करते हैं। गाँव के सारे बच्चे जो हैं और गाँव के जो लोग हैं वो सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसा कभी कुछ रहा नहीं। मैंने कहा ना, मुझे कभी किसी ने पीछे खींचा नहीं है। जो खींचा होगा इस लाइन में आने के बाद हुआ होगा कि ये प्रोफेशन में जब आई ना, तब ऐसी चीजें शुरू हो, उससे पहले नहीं। गाँव वाले लोग, फैमिली के लोग, रिश्तेदार सभी बहुत अच्छे रहे। जब आप टीवी शो कर रही थी वाह भाई वाह में, तो एक अलग ही आपका अंदाज देखने को मिला और कई तरह से अवार्ड भी, आपको अवार्ड से सम्मान भी मिला है। तो योगी जी के शुभ हाथों से भी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? अच्छा था। वाह भाई वाह शो जब मैंने किया था तो वो मेरे लिए ऐसा था कि गांव से लड़की निकल के बॉम्बे जा रही है और मुंबई में पहली बार गई थी उस समय, और मैं पहली बार जाके एक टीवी शो, टीवी पे भी मैं पहली बार आई थी, पहला टीवी शो था मेरा। उसके बाद मैंने किए हैं कई सारे, लेकिन वो टीवी का पहला शो था मेरा। वाह भाई वाह पहला शो था, तो उसकी मिलने की मुझे अलग खुशी थी। मेरे भतीजे का मुंडन था और मैं वो छोड़ के चली गई। अच्छा। मैं नहीं रुकी उसके मुंडन के लिए, नहीं,
मुझे जाना है जाना है जाना है, ये तो आता रहेगा, हाँ, इसका मुंडन ही बर्थडे में आ जाएंगे, कोई हाँ। बात नहीं। लेकिन मेरे लिए वाह भाई वाह का ऐसा था ना कि मेरे को जाना है जाना है जाना है। तो वो पहली बार, और पहली बार मैं घर से अकेले निकली थी, पहली बार घर से अकेले निकली थी, पहली बार फ्लाइट में बैठी थी, पहली बार मैं मुंबई गई थी। ये तीनों चीजें मेरे लिए पहली बार हुई थी। तो बहुत अलग रहा, शूट भी बहुत अच्छा हुआ। देश के बहुत बड़े कवि है शैलेश लोढ़ा जी, उनका शो है वो, और उन्होंने इतना प्यार से ट्रीट किया ना कि मतलब हमको लगा ही नहीं कि हम पहली बार आए हैं। उन्होंने बहुत सलीके से बहुत सारी चीजें समझाई, कैसे शुरू करें, कैसे स्टेज पे बोलना है भी जाके, कैसा करना है, मतलब वो कवि सम्मेलन से बिल्कुल डिफरेंट था। तो उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। और सम्मान की बात आपने की, तो मुझे 2019 में यूथ आइकॉन अवार्ड मिला था, मुझे देवरिया की बेटी का अवार्ड मिला है। और जिस सम्मान की आप बात कर रहे थे वो नारी शक्ति सम्मान, तो हाँ मुझे कई सारे ऐसे सम्मान मिले हैं जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक साधारण सी लड़की को लोगों ने इतना प्रेम किया कि इतने अच्छे लोगों के हाथों से हमें इतने बड़े बड़े सम्मान मिल रहे हैं, और मैं वो जीवन भर अपने मस्तक पे सजा के भी रखूंगी। बिल्कुल, और आप उसके काबिल हैं तभी लोग इतना आपको प्यार करते हैं और वो सम्मान के आप हकदार भी हैं। ज्ञान की बातें तो होती रहेगी, हम चाहेंगे कि जो आपका फेवरेट हो, जो आपने कुछ लिखा हो अपने अनुभव के अनुसार, क्योंकि 6 साल की जर्नी में तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो वो एक मैसेज के रूप में या फिर कहें कि जो भी हमारे दर्शकों को अगर सुनाएं जो आपका अनुभव हो तो। मेरा एक बहुत प्रिय 4 लाइन है। एक कांटा निकाला नहीं जा सका, मुझको जीवन में ढाला नहीं जा सका, एक कांटा निकाला नहीं जा सका, मुझको जीवन में ढाला नहीं जा सका, डगमगाते कदम क्या संभालोगे तुम, हाथ तुमसे संभाला नहीं जा सका, हाथ तुमसे संभाला नहीं जा सका। ये मेरी बहुत प्रिय पंक्तियां हैं और बहुत अच्छी भी है। शुक्रिया। आपका पढ़ने का अंदाज या फिर जो भी कहें कि कुमार विश्वास जी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, क्योंकि उनकी भी वो कविता पढ़ने की शान दिखती है उस जी, वो युग कवि हैं। हाँ, तो फिर क्या आप उनको फॉलो करती हैं, मानती हैं? बिल्कुल मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारे हैं। तो उनको कौन नहीं मानता, उन्हें पूरा देश प्रेम करता है, पूरा विश्व प्रेम करता है जी। और वो प्रभु श्री राम की कथा गाते हैं। तो अब तो वो मेरे और भी अति प्रिय हैं और उनकी तुलना हम किसी और से कर नहीं सकते। वो व्यक्ति अपने आप में, मैंने अभी कहा ना, बड़े होकर के बड़े होना कोई उनसे सीखे, वो सच में बड़े हैं, वो सच में उनका व्यक्तित्व कमाल है, वो अद्भुत इंसान है। उनके बहुत सारे लाइनें मशहूर हैं, कुछ अगर आपको याद है तो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। वाह, ये तो बहुत मशहूर है उनका। जो मतलब कवि के जैसे जो हास्य कवि होते हैं, तो अभी आपने देखा होगा जो YouTube पे बहुत सारे चैनल भी बने हुए हैं, एक स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम से, स्टैंड अप जो वो कॉमेडी करते हैं और एक हास्य कवि करते हैं, तो क्या इन दोनों की तुलना एक साथ कर सकते हैं? क्योंकि जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे जो डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कई शो तो ऐसे हैं जिसमें गालियां भी देते हैं लोगों को हंसाने के लिए, तो क्या उनकी तुलना हम इनसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो हास्य कवि होते हैं वो उनका एक अलग लेवल है, उनका एक अलग ऑरा है, उनका एक अलग रुतबा है, उनकी एक अलग शैली है। और जो ये आते हैं ये स्टैंड अप वाले लोग, ये साहित्य को बदनाम करने का काम करते हैं। साहित्य का स्तर इतना नीचे तक नहीं गिरा है कि कोई गालियां दे। भाई हमारे बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे कवि रहे हैं। ये
तौहीन है कविता की, ये मंचों की तौहीन है कि आप एक मंच पे खड़े होकर के ऐसी वाहियात टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसी वाहियात शेर व शायरी लोगों को खुश करने के लिए आप गालियों का प्रयोग कर रहे हो मंचों पे, और आप फेमस होने के लिए चीजें कर रहे हैं, बहुत गलत है। और इससे उनको स्टारडम, उनको पूरा वो मिल जाता है, सारी चीजें, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं शुरू से इस चीज के खिलाफ रही हूँ। मेरी पिछली आप वीडियोस उठा के देखेंगे बहुत पहले की, तब भी मैंने उन लोगों के खिलाफ ही बोला है, क्योंकि मुझे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वो लड़की हूँ जो साहित्य को जीती है, मुझे पता है साहित्य का सम्मान कैसे करना है, और हर कवि जानता है साहित्य का सम्मान कैसे करना है। और ये जो आए गए 2 दिन के लोग होते हैं जो थोड़ी सी फैन फॉलोइंग के चक्कर में ऐसी गालियां देते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। अच्छी बात है, लोगों को हंसाते हैं, किसी को रुलाना सरल होता है, हंसाना कठिन होता है, लेकिन आप किसी को हंसाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सलीके से करिए। वो सलीका होना चाहिए आपकी बातों में। आप ऐसे गाली गलौज करके, डबल मीनिंग बातें करके मत हंसाइए। आप खूबसूरती के साथ, सलीके के साथ, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हुए लोगों को हंसाइए। ईश्वर की कृपा होगी, आप और आगे जाएंगे, आपकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी बढ़ेगी और अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे। फिर आपके इर्द गिर्द एक अच्छा और बेहतरीन, एक पॉजिटिव वाला पूरा माहौल बनेगा। तो जो ये पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं कि हमारे समाज के लोग भी इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, तब बिल्कुल दे रहे हैं, हमारे समाज के लोग ही दे रहे हैं, स्पेशली आज की युवा पीढ़ी दे रही है। युवा पीढ़ी को अपना आदर्श विवेकानंद जी को मानना चाहिए, भगत सिंह को मानना चाहिए। ये आजकल के जो हीरो हीरोइन और ये जो है अपने ये जो आप स्टैंड अप कॉमेडियंस की बात कर रहे हैं, इन लोगों को नहीं मानना चाहिए। अगर आप इन लोगों को मानेंगे तो आप सलीका वैसे, अब आपने देखा कि सलमान खान ने ऐसे बाल किया तो फटाक से कटा के आ गए, विराट कोहली ने यहाँ से पूरा वो टकला कर लिया तो आपने भी कर लिया। नहीं भाई, वो अपने दम पे हैं, आप भी अपने दम पे कुछ बनो। आप क्यों उनको फॉलो कर रहे हो? आप विवेकानंद जी को फॉलो करो, भगत सिंह जी को फॉलो करो, फिर देखो आपकी कामयाबी। तो समाज का भी बहुत बड़ा हाथ है पीछे खींचने में, युवाओं को नीचे गिराने में भी समाज का बहुत बड़ा हाथ है कि आजकल की युवा जो है ना वो बहक रही है। इसका कारण है कि हम को ऐसा माहौल में हम जा रहे हैं, हम ऐसी चीजें देख रहे हैं, ऐसी फिल्में देख रहे हैं। आजकल तो सीरीज का जमाना आ गया, फिल्में तो फिर भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन आजकल सीरीज अलग अलग इतने सारे पता नहीं कौन कौन से ऐप्स हैं, तो उनपे इस तरीके की चीजें आती हैं। फिर धीरे धीरे आप मोटिवेट होते हो और फिर इस तरीके की चीजें आपके जहन में आती हैं और फिर आपका स्वभाव वैसा होता जाता है, आपका व्यक्तित्व वैसा होता जाता है। तो ये इसमें है, चीजें गलत हैं ये। जैसा कि आपने कहा कि लड़कों को स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करना चाहिए, भगत सिंह जी को फॉलो करना चाहिए, लड़की को किसे फॉलो करना? लड़की को महारानी लक्ष्मीबाई को फॉलो करना चाहिए। वो वाला तेवर आपके अंदर होना चाहिए। लड़कियां बहुत सशक्त हैं, बहुत योग्य हैं, और महारानी लक्ष्मीबाई का इतिहास कौन नहीं जानता है। अंग्रेजों को धूल चटा दी उन्होंने, इतनी ताकत थी उनके अंदर, इतना जोश था। उनको मर्दानी कहा जाता है। भाई क्यों मर्दानी कहें, वो स्त्री होकर के भी बहुत योग्य थी। तो वो महिला जो थी उनको फॉलो करो ना आप लोग, महारानी लक्ष्मीबाई को फॉलो करो। बहुत सारे ऐसे हमारे आदर्श रहे, कल्पना जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रहे। भाई अंतरिक्ष तक गई एक बेटी, तो आप वो चीजें जा करके देखो ना। आज के समय में वो बात नहीं है, वो चीजें नहीं रह गई हैं। खुद मेरी आदर्श महारानी लक्ष्मीबाई हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ। उनके ऊपर इतनी सारी, हम बचपन से कविताएं पढ़ते आ रहे हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो आदर्श होनी चाहिए बेटियों की। अभी की लड़कियों का ये हाल है कि मॉडर्न बनने के चक्कर में कॉकरोच से भी डरती है, वो क्या युद्ध करेगी, है कि नहीं? सही, वैसा नहीं है, लड़कियां बहुत ताकतवर आप डरती हैं कॉकरोच से? नहीं, लड़कियां आज अपने पिता की अर्थी को भी कंधे से कंधा देकर के चलने का साहस रखती हैं। लड़कियां बहुत ताकतवर है। लड़कियां एक फूंक मार के चूल्हा जला देती हैं। पाकिस्तान और ऐसे बहुत सारे देश हम फूंक मार के जला सकते हैं, इतनी ताकत है हमारे अंदर। बात तो सही है आपका। अब ये मत कहिएगा कि घर भी जला देती है। नहीं, ये हम नहीं कहेंगे। जो घर का बात जहां तक आप कह रही हैं, तो कई लड़कियों ने, चाहे महिलाओं ने, किसी घर को एकदम स्वर्ग बना के रखा हुआ है। तो हम ये कह रहे थे कि भावना द्विवेदी जी को भोजपुरी कलाकारों के साथ भी देखा जाता है। ये कैसा संबंध हुआ, कैसे कनेक्शन बना, कांटेक्ट वगैरह? क्योंकि आप एक अलग हैं और जो आर्टिस्ट की दुनिया है वो एक अलग है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं केवल भोजपुरी से कनेक्ट हूँ, मैं बॉलीवुड में भी बहुत सारे लोगों से पर्सनली मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है।
लेकिन भोजपुरी की बात अगर करें ना, तो मैंने बताया मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर के पास से हूँ। तो हमारा जो एरिया है ना, यहाँ पे भोजपुरी कलाकारों की ज्यादा डिमांड होती है। मैं बहुत सारे गवर्नमेंट के महोत्सव भी मैंने किए हुए हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं गई हूँ। तो ऐसा होता है ना कि मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हूँ, मैं इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो मेरे पास जो डिमांड आती है ना, वो सबसे ज्यादा भोजपुरी कलाकारों की आती है, क्योंकि मैं उसी एरिया से आती हूँ और हमारे बजट में आ जाते हैं वो लोग। और भोजपुरी वाले लोग इतने स्वीट होते हैं ना, इतने प्यारे होते हैं। भोजपुरी के जिन भी कलाकारों से मैं मिली, वो लोग इतने प्यारे रहे ना शुरू से, कि वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लो कि भाई ऐसा ऐसा बजट है, आप कर दो, तो वो लोग मान जाते हैं। हमारा दिल बहुत बड़ा होता है हम देसी लोगों का। तो ऐसा रहा है कि इसलिए मैं आपके भोजपुरी कलाकारों से कनेक्ट हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे इवेंट्स में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं महोत्सव में मेरी मुलाकात हुई है। तो इस तरीके से मेरा एक कनेक्शन रहा है। अच्छा, हम भोजपुरी कलाकार से तो कनेक्ट हैं, भोजपुरी गाना सुनती हैं आप? सुनती हूँ। किनका सुनती हैं? बहुत सारे लोग, मुझे कल्पना जी बहुत पसंद है। पवन सिंह की आवाज मुझे बहुत पसंद है। पवन सिंह जी अच्छा गाते हैं। उनके कंठ में स्वयं माँ सरस्वती का वास है। कल्पना जी बहुत खूबसूरत गाती हैं। उनकी आवाज में माँ सरस्वती की कृपा है। उनके वो माँ सरस्वती की बेटे और बेटियां हैं दोनों। तो वो हैं, वो लोग की बात ही अलग है। उनके अलावा और किसी और का गाना सुनते हैं? और कोई नहीं, मुझे ये दो ही पसंद है। एक्ट्रेस कौन पसंद है आपको भोजपुरी के? मैं इकलौती मेरी बहुत फेवरेट अभिनेत्री रही है रिंकू घोष जी। अच्छा। वो मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए पसंद है क्योंकि वो जिस सलीके से अपना अभिनय, अपने किरदार को निभा जाती है ना, वो कमाल है। और वो सीखना चाहिए आज की युवा पीढ़ी को। जो आज के कलाकार है ना, उनको सीखना चाहिए कि अभिनय क्या होता है। उनकी विदाई फिल्म रही है, एक सुपर डुपर हिट रही है, उसमें उनका अभिनय देखिए। मतलब वो फिल्म कि एक एक सीन पे आपको रोना आएगा। इतना खूबसूरत अभिनय किया उन्होंने, अपने अभिनय को, अपने किरदार को जीवंत कर दिया है। और उसके साथ साथ उनकी आंखें बोलती हैं, इतनी खूबसूरत आंखें हैं उनके पास। तो वो कमाल का अभिनय करते हैं, उनका व्यक्तित्व कमाल है और उनकी बात अलग है। तो इसलिए वो मेरी पर्सनल फेवरेट रही है शुरू से। वो तो ठीक है, वो तो अभी बहुत कम काम कर रही हैं वो। अभी जो चल रहे हैं एक्ट्रेस, उनमें आपको कौन पसंद है? हाँ, सही बात है। जनरेशन वाइज देखते हैं, वो एक जनरेशन था जिस समय वो बाकी जी सारे लोग आए थे। आज का जो टाइम है, आज के टाइम पे मुझे रक्षा गुप्ता बहुत पसंद है। अच्छा। रक्षा जी काफी अच्छी एक्ट्रेस है और वो इसलिए पसंद है क्योंकि एक सुपरस्टार का जो पूरा पैकेज होता है ना, वो उस लड़की के अंदर है। वो बहुत अच्छी डांसर है, नच बलिए सीजन 6 की फाइनलिस्ट रही है, तो डांसर बहुत अच्छी है। थिएटर की आर्टिस्ट है वो, थिएटर किया उन्होंने 2-3 सालों तक। तो अभिनय कमाल का करती है वो लड़की और ईश्वर की कृपा से खूबसूरत भी बहुत है, हाइट भी बहुत अच्छी है। तो एक जो पूरा पैकेज होता है ना कि ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा, ग्रेस दिखता है उस लड़की में मुझे। और वो लड़की बहुत रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वो जमीन से उठ करके और आसमान तक गई हैं, अपने परिवार को लेकर के वो लड़की चली है। तो मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। मतलब एक सुपरस्टार वाला पूरा पैकेज है उनके अंदर। तो वो, मैं उनको सुपरस्टार बोलती भी हूँ कि सुपरस्टार है ये, क्योंकि वो लड़की है सुपरस्टार। और जिस तरीके से, जिस सलीके के साथ वो लोगों से पेश आती है ना, वो भी कमाल है कि बहुत सरल है वो। तो इसलिए मुझे उनका अभिनय, उनकी सारी चीजें बहुत पसंद है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर इस जनरेशन की बात करें तो मेरी फेवरेट रक्षा है, रक्षा गुप्ता जी। वाह, ये तो भोजपुरी की बात हो गई। हम भावना द्विवेदी जी को समाज सेवा भी करते हुए देखते हैं। क्या मकसद है आपका, क्या सोचकर ऐसा करती हैं? मैं आई थिंक 2 साल पहले की बात है। ये चीजें जो समाज सेवा वाली शुरू हुई ना, ये 2-2.5 साल पहले शुरू हुई। तो 2-2.5 साल पहले की बात है। मैं मध्य प्रदेश से आ रही थी, मैं ट्रेन से आ रही थी। तो मैं जब देवरिया पहुंची ना, तो मेरी ट्रेन आते आते, ठंड का सीजन था, दिसंबर का महीना था, आते आते ट्रेन 11:30-12 रात के बज गए थे। जब मैं स्टेशन पे उतरी ना, तो वहां से जब मैं बाहर निकली, तो मैंने ना वहां फुटपाथ पे कुछ लोगों को सोते हुए देखा। वो तो ठीक था, बट एक छोटे से बच्चा ना, खादी बोरा नहीं जो होता है घर पे, खादी बोरा वो आता है जिसमें खाद वाद सब लोग, उस बोरे को, ऐसे सूती बोरा होता है, वो फैला करके उसमें घुस करके अंदर सोया हुआ था ऐसे ही। तो मैं वहां से गुजरी, मैंने देखा कि मतलब ये क्या है भरा हुआ। तो जब मैंने उठाया ना उसको, मैं छोटा सा बच्चा ऐसे देख रहा है, तो मुझे बहुत कष्ट हुआ कि हमको ये लगता है कि हमारे पास बहुत कमी है चीजों की, हम बहुत कम में जी रहे हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लेकिन जब मैं उनको देखती हूँ ना कि वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, तो समझ में आता है ईश्वर ने बहुत दिया है।
इतना दिया है कि हम कुछ कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से ठाना कि मुझे कुछ बेहतर करना है। अगले दिन मैं गई और मैंने उस समय बहुत तो बजट मेरे पास था नहीं, लेकिन मैंने 10 कंबल खरीदे और मैं वो लेकर के उनके पास, ये कहीं फ़ोटो शायद होंगी भी नहीं, स्वेटर वगैरह बाँटते हुए जो भी देखा होगा आपने, लेकिन ये वाली वीडियोज़ मैंने डाले नहीं कभी, वो पहली बार ऐसा हुआ था मेरे साथ। मैं वो लेकर के गई कंबल और मैंने उस बच्चे को दिया और जो भी वहाँ पे 3-4 लोग जो मुझे दिखे, मतलब मैंने 10 कंबल उन लोगों को एक-एक करके सबको दिया। तो उनके चेहरे की जो खुशी थी ना, और मैं उस बच्चे के पास फिर गई और वो उस दिन भी उसी बोरे में सो रहा था, तो मैं उसके पास गई, मैंने उसको दिया, वो इतना खुश हो गया ना, दीदी चाट खिया दे तू न तनी। तो हमको लगा अच्छा, तो मैंने उसको थोड़े पैसे दिए कि भाई खा ले, अभी ठेला मैं कहाँ से ढूंढूं। तो मुझे ना वो एक वो फील जो उस समय आया था, इतनी खुशी हुई थी मुझे कि ये अलग एक्सपीरियंस है, ये कोई फील नहीं कर सकता जो मैंने आज फील किया। तो मुझे लगा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ बेहतर करना चाहिए। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई और आज बहुत सारे काम मैं करती हूँ, बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई भी हूँ, बहुत कुछ खोल के भी रखा है मैंने, लेकिन वो मैं कैमरे पे बताना नहीं चाहूंगी। अच्छी बात है, और बिना बताकर ही इतना काम कर रही है तो काबिले तारीफ है। काम ये सब तो होता ही रहेगा। अब अच्छा नाम भी हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ईश्वर की कृपा से। शादी को लेकर सोची है कि नहीं? फिलहाल तो नहीं। सिर्फ दूसरों की शादियां करवाइएगा? जी, दूसरे की ही अभी तो फिलहाल कराते रहेंगे। अभी अपना कुछ सोचा नहीं है, जब ईश्वर की कृपा होगी, माता पिता जी की इच्छा होगी तो कर लेंगे। अब देखते हैं, कोई मिलना भी तो चाहिए ना वैसा। अभी तक कोई मिला नहीं है, क्या करें? दूसरों को खोज कर देते हैं, आपको नहीं मिलता है? नहीं मिल रहा है, ये सच है। मतलब पता नहीं क्यों लोगों को लगता है, बट ये सच है, कोई नहीं मिला मुझे। कोई मिले जो लगे कि हाँ जीवन भर मुझे झेल सकता है इंसान, तो मैं कर लूंगी फिर। तो मम्मी पापा खोज रहे हैं? नहीं, अभी नहीं। अभी घर में पिताजी चर्चा नहीं करते शादी की, क्योंकि मेरा बड़ा भाई है अभी, तो उसकी शादी की बातें चल रही हैं, और उसकी शादी हो जाए फिर उसके बाद 2-3 साल बाद मैं भी कर लूंगी। आपको बुलाऊंगी पक्का, बहुत आपको बुलाऊंगी। बिल्कुल हम आएंगे, और ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। और जो हमारे दर्शक हैं, आपको देख रही हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये इंटरव्यू बहुत कुछ सिखाएगा लोगों को, क्योंकि आपने बहुत अच्छे मुद्दों पे चर्चा किया है, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं स्पेशली राइटर्स जो होते हैं, क्योंकि मैं एक कवियत्री हूँ, तो मैं खास तौर पे जो आजकल के कवि हैं ना, उनको मैं यही सिखाना चाहूंगी कि देखो, पहले का जो समय था ना, पहले एक ऐसा समय था कि जब राजनीति लड़खड़ाती थी तो साहित्य उसे संभालने का काम करता था। फिराक गोरखपुरी जैसे शायर हुए, और निदा फाजली जो मेरे बहुत प्रिय परवीन शाकिर, उनका शेर है कि मलाल है पर इतना मलाल थोड़े है, मलाल है पर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। तो हमने बहुत परिश्रम किए हैं, बहुत संघर्ष किए हैं, और आज जो आप बड़े बड़े कवियों को देख रहे हैं वो भी बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। तो पहले का वो समय था कि जब राजनीति लड़खड़ाती थी तो साहित्य उसे संभालने का काम करता था। तो आज साहित्य पर भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस लड़खड़ाए हुए समाज को संभालने का काम करे। तो जो युवा पीढ़ी है, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगी, आप उस तरीके का काम करिए। आप किसी भी प्रोफेशन में जाइए, आपको जो पसंद हो वो आप करिए, लेकिन आप वैसा कुछ करिए कि आप समाज में एक आदर्श स्थापित कर सकें, आप समाज को एक नई दिशा दे सकें। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। इस इंटरव्यू में लगता है कि मुझे 10 मिनट से ज्यादा ही चर्चा मोहब्बत पे हुई है, तो इश्क के मरीज भी बाहर बहुत घूम रहे हैं। हम चाहेंगे कि कोई पेन किलर शायरी हो तो हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। मैंने कहीं लिखा कि कहो मैं कैसे लिखूं गीत उन अफसानों पर, कहो मैं कैसे लिखूं गीत उन अफसानों पर, दर्द के साज बज उठते हो जिन तरानों पर, दर्द के साज बज उठते हो जिन तरानों पर, और तमाम उम्र से बरसात जो आंखों में थमी है, तमाम उम्र से बरसात जो आंखों में थमी है, भावना चाहेगी बरसे ये तेरे शानों पर, भावना चाहेगी बरसे ये तेरे शानों पर। वाह, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। क्या हम पहले भी बोले थे कि जितनी भी
तारीफे के लिए हम सोचे शब्द कम पड़ जाएंगे। अंततः हमारे एच न्यूज के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस ऐसे ही देखते रहिए, आप लोग बहुत प्यारे हैं और आपके पास इतने प्यारे रिपोर्टर हैं, आपका चेहरा इतना ग्लो कर रहा है, अलग ही खुश हैं आप, इतना प्यार से इतना स्वीटली इन्होंने पूरा इंटरव्यू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब लोग आते तो एक शक्ति के साथ और बताइए आपने ये कैसे किया, वो कैसे किया, ये कहाँ से की, लेकिन आपने इतना प्यार से किया ना कि मुझे भी अच्छा लग रहा है। आपने वो कंफर्ट एक जोन दिया हमें, तो इतने प्यारे रिपोर्टर हैं आपके पास, तो आप लोग ऐसे इस चैनल को प्यार दीजिए, क्योंकि आप कलाकारों से जुड़े हुए जो उनके अनुभव नहीं जान पाते हैं वो भी ये चैनल लेकर के आपके बीच में आता है। तो बहुत सारा प्यार दीजिए हमारे इस प्यारे से एच न्यूज को। असल बात तो यह है मैम कि अच्छे लोगों से मिलने के बाद चेहरा ऑटोमेटिक खिल जाता है किसी का भी। तो आप अच्छी हैं इसलिए आपका सोच अच्छा है। शुक्रिया, आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हमारे साथ थी भावना द्विवेदी जी और बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुआ और उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मैम को ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहें हमेशा। हमारे ही यूपी बिहार की बेटी है तो आप समझ सकते हैं कि सभी लोग वैसे भी इनको मैडम को खूब सपोर्ट करते हैं, खूब प्यार आशीर्वाद देते हैं। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत है, इनकी सोच से आप कितना सहमत है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।